अनंतपुर गांव आज खुशियों से सराबोर था। पूरा गांव आज खुशी में डूबा हुआ था। शादी की शहनाई खुशबू के घर को रौनक से भर रही थी। आज खुशबू का निकाह था, इसलिए पूरे घर में शोर शराबा था। गांव की औरतें घर में आ जा रही थीं, क्योंकि शाम को ही खुशबू की बारात आने वाली थी। और साथ ही एक ऐसी मुसीबत जिसके बारे में खुशबू ने कभी नहीं सोचा था। खुशबू पूरे गांव की लाडली थी, क्योंकि उसने बचपन से ही काफी परेशानियां सही थी। दरअसल खुशबू के पिता को शुरू से ही शराब की लत थी और शादी के बाद भी उन्होंने शराब को नहीं छोड़ा, जिस वजह से खुशबू की मां भी बहुत परेशान रहती थी। लेकिन एक उम्मीद थी कि औलाद का सुख पाने के बाद उनके शौहर के मिजाज में तब्दीली आ जाएगी। इसलिए खुशबू की मां ने परिवार को आगे बढ़ाया और एक प्यारी सी नन्ही बच्ची को जन्म दिया, जिसकी महक ने पूरे घर में खुशियों की बहार ला दी थी। इसी वजह से खुशबू की वालिदा ने उसका नाम खुशबू रखा। लेकिन खुशबू के पिता के बर्ताव में कोई बदलाव नहीं आया। फिर 5 साल बाद इस घर में एक और बच्चे की किलकारी गूंजी और खुशबू ने बड़े प्यार से अपने भाई का नाम रखा, रिहान। परिवार बढ़ गया था, लेकिन खुशबू के पिता अब भी शराब की लत से दूर नहीं हुए थे, जिससे परिवार में हर वक्त कलह, लड़ाई झगड़ा और पैसों की तंगी बनी रहती थी। ज्यादा शराब पीने की वजह से खुशबू के पिता की तबीयत भी खराब रहने लगी। इसके बाद खुशबू की मां फरजाना ने बच्चों की परवरिश और घर का खर्च देखते हुए दूसरों के घरों में झाड़ू बर्तन का काम शुरू कर दिया। लेकिन इस काम से जो पैसे मिलते, उनमें से आधे तो खुशबू के पिता की दवाइयों में ही चले जाते थे और कुछ समय बाद उनका इंतकाल हो गया। अब पूरी तरह से घर की जिम्मेदारी फरजाना पर आ गई थी। लेकिन बूढ़े कंधे और ढलती उम्र अब इस काबिल नहीं रही थी कि दूसरों के घर जाकर झाड़ू पोंछा कर सके। इसलिए खुशबू ने पास के कारखाने में बैग बनाने का काम शुरू कर दिया। इन पैसों से न सिर्फ खुशबू ने घर का खर्च उठाया, बल्कि अपने भाई रेहान को भी स्कूल में दाखिला दिलाया। खुशबू जितनी मेहनती थी, उतनी ही मिलनसार, खुश मिजाज और नेक दिल भी थी। इतनी गरीबी के बावजूद वह गांव वालों की जैसे भी हो मदद कर देती थी। यही वजह थी कि गांव वाले भी खुशबू को अपनी बेटी बहन की तरह प्यार देते थे और फरजाना के परिवार को अपना ही परिवार समझते थे। आज खुशबू की शादी थी और पहली बार घर में खुशियों की बहार आई थी। फरजाना आज बहुत खुश थी, क्योंकि उसकी लाडली बेटी अपने ससुराल जाने वाली थी। रेहान भी खुश था, लेकिन थोड़ा मायूस भी, क्योंकि खुशबू सिर्फ उसकी बहन ही नहीं, बल्कि मां जैसी थी, जिसने उंगली पकड़कर चलाना सिखाया, पढ़ाया लिखाया और हर जिम्मेदारी निभाई। घर में सभी मेहमान आ चुके थे और अब बस इंतजार था बारात के ढोल नगाड़ों का। शाम के करीब 5 बज चुके थे। खुशबू की सहेलियों ने उसे लाल सुर्ख जोड़ा पहनाया और बहुत अच्छे से मेकअप करके उसे दुल्हन की तरह सजा दिया। जिसने भी खुशबू को दुल्हन के लिबास में देखा, तारीफ किए बिना नहीं रह सका। पर सबसे ज्यादा जो चीज लोगों को भाई, वह थी खुशबू के गोरे हाथों पर लगी बारीक डिजाइन की मेहरून मेहंदी, जो उसके हाथों को और ज्यादा खूबसूरत बना रही थी। लेकिन यह लोग नहीं जानते थे कि यही मेहंदी आगे चलकर खुशबू के गले का फंदा बनने वाली है। खैर, रात के 8 बजे बारात भी फरजाना के दरवाजे पर आ गई। खूब आतिशबाजी हुई और फिर निकाह की रस्म शुरू हुई। सारे इंतजामात बहुत अच्छे से किए गए थे, इसलिए बारातियों को किसी बात की कोई शिकायत नहीं रही। सभी रस्में पूरी होने के बाद अब विदाई की बारी थी। खुशबू को दूर जाता देख घर वालों का दिल तो मायूस हुआ ही, साथ ही गांव वालों की आंखें भी नम हो गईं। खुशबू सबसे मिली और फिर अपने शौहर आतिफ के साथ कार में जाकर बैठ गई। लेकिन उसके आंसू अब भी लगातार बहते जा रहे थे। खुशबू का ससुराल उसके घर से करीब 2 घंटे की दूरी पर था, इसलिए सभी लोग जल्दी ही घर के लिए रवाना हो गए। जब वे मेन रोड पर पहुंचे तो देखा कि गाड़ियों की लंबी कतार लगी हुई है। दूर दूर तक बस गाड़ियां ही गाड़ियां नजर आ रही थीं। इन्हें पार करके आतिफ के घर तक पहुंचने में 2 की जगह 4 घंटे लग जाते। इसलिए आतिफ ने अपने रिश्तेदारों से कहा, क्यों ना शॉर्टकट रास्ता ले लिया जाए। यह रास्ता एक घने जंगल से होकर जाता था
जहां से इक्का दुक्का लोग ही गुजरते थे। इसी जंगल में एक सदियों पुराना कब्रिस्तान भी बना हुआ था, जिसे लोग दहशत का दूसरा नाम मानते थे। लेकिन आतिफ आज के द्वार का पढ़ा लिखा नौजवान था। उसे ना तो जिन्न भूत पर यकीन था और ना ही किसी रूहानी चीज पर। उसने अपने रिश्तेदारों को भी समझाया और फिर सब लोग कार से जंगल के रास्ते पर निकल पड़े। रास्ता पूरी तरह सुनसान और वीरान था। लहराते पेड़ों से टकराती हवा पूरे जंगल में एक डरावनी सिहरन पैदा कर रही थी, जिससे माहौल और भी ज्यादा भयावह लगने लगा। लेकिन आतिफ और खुशबू बेफिक्र थे। ये नया शादीशुदा जोड़ा अभी भी हल्दी और मेहंदी की खुशबू में डूबा हुआ था। रात के करीब 12:30 चुके थे। जंगल में सिर्फ जंगली जानवरों की आवाजें और कारों की गड़गड़ाहट गूंज रही थी। तभी इनकी कार एक पुराने कब्रिस्तान के पास से गुजरी। अचानक कार झटके खाने लगी, कभी रुकती, कभी आगे बढ़ती। कार के इस अजीब व्यवहार से खुशबू का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसी समय कब्रिस्तान का लोहे का दरवाजा अचानक चरमराकर खुल गया और एक सफेद धुंधली सी रूह बाहर निकली। यह पूरा मंजर खुशबू कार के शीशे से देख रही थी और तभी उसे ऐसा लगा मानो वह सफेद रूह उसके भीतर समा गई हो। लेकिन आतिफ को कुछ भी महसूस नहीं हुआ। कुछ ही दूर और चलकर ये लोग अपने घर पहुंच गए। रात के करीब 2 बज चुके थे। रिश्तेदार सब थककर अपने अपने कमरों में जाकर सो गए। खुशबू भी अपने कमरे में चली गई। आतिफ जब उसके पास बैठा और उसकी गोरी हथेलियों पर लगी गहरी सुर्ख मेहंदी पर नजर पड़ी तो वो भी तारीफ किए बिना नहीं रह सका। उसने प्यार से खुशबू का हाथ थामा, लेकिन तभी उसके चेहरे की रंगत उड़ गई, क्योंकि हाथों से खून टपक रहा था। मेहंदी खून में बदल गई थी और वही खून अब आतिफ के हाथों पर भी लग चुका था। ये देख आतिफ पूरी तरह घबरा गया। उसने जल्दी से कपड़ा उठाकर हाथ पोंछा, लेकिन अगली ही पल और हैरान रह गया। अब ना तो हाथों पर खून था और ना ही कोई निशान। आतिफ का चेहरा पीला पड़ गया। उसे समझ नहीं आया कि ये सब हकीकत था या कोई भ्रम। उसने जब खुशबू की तरफ देखा तो वो अब भी घूंघट ओढ़े शांत बैठी थी। आतिफ ने डरते हुए उसका घूंघट हटाया और जब उसका चेहरा देखा तो उसकी सांसें अटक गईं। खुशबू का चेहरा पीला पड़ चुका था। उसकी आंखों में एक अजीब उदासी और डर साफ झलक रहा था। और तभी खुशबू ने एक भारी डरावनी आवाज में कहा, अब ये सिर्फ मेरा है, इस पर सिर्फ मेरा हक है, इसे कोई हाथ नहीं लगाएगा। यह कहते ही उसकी आंखें सुर्ख हो गईं और वो जोर जोर से चीखने लगी। आतिफ सहम गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि खुशबू की आवाज इतनी भारी कैसे हो गई और उसका यह डरावना रूप देखकर वह कांप उठा। खुशबू की चीखें सुनकर सारे रिश्तेदार भागकर कमरे में आ गए। उन्होंने देखा कि खुशबू बिस्तर पर बैठी है। आंखों से लगातार आंसू बह रहे हैं। उसकी आंखें एकदम लाल हैं और वह सबको अजीब नजरों से घूर रही है। रिश्तेदारों को कुछ समझ नहीं आया कि आखिर उसे क्या हो गया है। आतिफ की मां रुखसाना ने जल्दी से पानी पिलाया, कुछ दुआएं पढ़ी और थोड़ी देर में खुशबू शांत हो गई। अब वो फिर से पहले जैसी मासूम लगने लगी और सब लोग अपने अपने कमरों में चले गए। लेकिन आतिफ के लिए ये रात अब आसान नहीं रही। खुशबू तो चैन की नींद सो गई, मगर आतिफ की आंखों के सामने अब भी उसका वही डरावना चेहरा घूम रहा था। उसे अब जिन्हों और रूहानी बातों पर थोड़ा थोड़ा यकीन होने लगा था। उसे खुशबू के पास लेटने में भी डर लगने लगा था। वह सारी रात जागता रहा और डर से कांपती नजरों से खुशबू को देखता रहा। रात भर जागते जागते जैसे ही हल्की सी सूरज की रोशनी कमरे में आई, आतिफ बेफिक्र होकर सो गया। अगली सुबह रुखसाना की आवाज सुनकर आतिफ की नींद खुली। देखा कि कमरे में घर के सभी लोग बैठे थे और सभी के चेहरों पर मुस्कान थी। उन्हें हंसता देख आतिफ भी रात की सारी बातें भूल गया और सबने मिलकर साथ में नाश्ता किया। इसके बाद आतिफ खुशबू को उसके मायके माँ और भाई से मिलवाने ले गया। दोनों कार से पहुंचे। जब फरजाना ने अपनी बेटी खुशबू को देखा तो उसकी आंखें भर आईं। यह पहली बार था जब खुशबू अपने घर से दूर रही थी। ना तो खुशबू को फरजाना से अलग रहने की आदत थी और ना ही फरजाना को अपनी बेटी को दूर देखने की।
दोनों माँ बेटी गले लगकर रो पड़ी, लेकिन ये आंसू गम के नहीं, खुशी के थे। इतने में खुशबू का भाई रेहान भी आ गया। अपनी बहन को इतना खुश देखकर उसकी भी आंखों में चमक आ गई। फरजाना और रेहान ने आतिफ का दिल खोलकर इस्तकबाल किया, क्योंकि घर में पहली बार दामाद आया था। हालांकि हालात इतने अच्छे नहीं थे कि उसके सामने भरपूर दावत रखी जा सके, फिर भी फरजाना ने अपनी पूरी कोशिश की, कोई कसर नहीं छोड़ी। आतिफ एक समझदार और मिलनसार लड़का था। उसे पता था कि खुशबू के परिवार की माली हालत कैसी है, इसलिए उसने बिना कोई शिकवा किए जो भी मिला खुशी खुशी खा लिया। खुशबू भी आतिफ का रवैया देखकर ऊपर वाले का शुक्र अदा कर रही थी कि उसे एक ऐसा हमसफर मिला जो न सिर्फ उससे बल्कि उसके परिवार से भी मोहब्बत करता है। दिन ढलने लगा। शाम को जब आतिफ ने खुशबू से चलने को कहा तो फरजाना ने मना कर दिया। वो दामाद को रात का खाना खिलाए बिना भेजना नहीं चाहती थी। हालांकि आतिफ ने बहुत समझाया, लेकिन फरजाना अपनी जिद पर अड़ी रही। तभी काले बादलों ने आसमान को ढंक लिया और जोरदार बारिश शुरू हो गई। सब मुस्कुराने लगे। फरजाना ने हंसते हुए कहा, देखा आतिफ, सिर्फ मैं ही नहीं, ये बारिश भी अब तुम्हें रात से पहले जाने नहीं देगी। फरजाना की बात सुनकर आतिफ भी मुस्कुरा पड़ा। फिर फरजाना खाना बनाने में जुट गई और रेहान चिकन लेकर आया। फरजाना ने रात के खाने में चिकन कोरमा और मीठे में खीर बनाई। जब दस्तरखान पर खाना परोसा गया, उसकी खुशबू से ही खुशबू बेचैन हो गई। जैसे ही उसके सामने चिकन और खीर रखी गई, उसका बर्ताव अचानक अजीब हो गया। उसने जल्दी जल्दी चिकन अपनी कटोरी में निकाला और बिना रोटी या चावल के सीधे खाने लगी। उसका यह अंदाज देख फरजाना और रेहान दोनों हैरान रह गए। आतिफ बस खुशबू को देखे जा रहा था। फरजाना ने झुंझलाकर कहा, बेटा, ये क्या तरीका है खाने का? ऐसे क्यों खा रही हो? ऐसा लग रहा है जैसे पहली बार चिकन देखा हो। लेकिन खुशबू ने कोई जवाब नहीं दिया, बस सर झुकाए खाती रही। तभी उसकी नजर सामने रखे खीर से भरे बाउल पर पड़ी। उसने कटोरी में निकालने की बजाय पूरे बाउल में हाथ डाल दिया और उंगलियां चाट चाट कर खाने लगी। रेहान हैरान होकर बोला, बाजी, आप क्या कर रही हैं? कम से कम कटोरी में तो निकालिए। तभी खुशबू ने भारी मर्दाना आवाज में कहा, मैं बहुत भूखा हूं, मुझे शांति से खाने दो, वरना इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। उसकी भारी आवाज सुनकर फरजाना, रेहान और आतिफ तीनों दंग रह गए। वे हैरत से एक दूसरे को देख रहे थे और फिर बस खुशबू को ही निहारने लगे। खाना खत्म करने के बाद खुशबू वॉशरूम की ओर हाथ धोने गई। जैसे ही उसकी नजर वॉश बेसिन के पास लगे शीशे पर पड़ी, एक जोरदार चीख निकल गई, क्योंकि शीशे में उसका चेहरा नहीं बल्कि किसी डरावने शैतानी चेहरे का अक्स दिख रहा था। एक ऐसा भयानक रूप जो उसने जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा था। वो जोर जोर से चीखने लगी और फिर अचानक बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। खुशबू की चीख सुनकर फरजाना घबराकर जल्दी से वॉशरूम की ओर भागी। वहां पहुंचकर उसने देखा कि खुशबू जमीन पर बेहोश पड़ी थी। यह देखकर फरजाना ने तुरंत रेहान और आतिफ को आवाज दी। दोनों दौड़ते हुए आए और मिलकर खुशबू को उठाकर कमरे तक लाए। उसके चेहरे पर पानी के छींटे मारे गए। कुछ ही देर में खुशबू को होश आ गया, लेकिन उसके चेहरे पर उलझन और घबराहट थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसे कुछ भी याद नहीं, ना खाना खाने की बात, ना वॉशरूम में बेहोश होने की, कुछ भी नहीं। उसकी यह हालत देखकर पूरा परिवार चिंता में पड़ गया, लेकिन फिर सबने मिलकर फैसला किया कि उसे कुछ भी नहीं बताया जाएगा। फरजाना नहीं चाहती थी कि उसकी बेटी अपने नए ससुराल में किसी परेशानी का सामना करे या कोई उस पर उंगली उठाए, इसलिए सभी ने यह बात वहीं दबा दी। इसी सब में रात के करीब 10 बज चुके थे। खुशबू और आतिफ ने घर वालों से विदा ली और कार में बैठकर अपने घर की तरफ रवाना हो गए। लेकिन कुछ दूर ही चले थे कि फिर से बारिश शुरू हो गई, और इस बार इतनी तेज कि कार के शीशों से बाहर कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। आसमान काले बादलों से ढक गया था और घना अंधेरा चारों तरफ फैल चुका था। आमतौर पर अगर ये लोग मेन रोड से जाते तो 2.5 घंटे में आसानी से पहुंच सकते थे, लेकिन वे लंबा रास्ता नहीं लेना चाहते थे,
इसलिए आतिफ ने फिर से शॉर्टकट वाला रास्ता चुन लिया। यह रास्ता एक वीरान जंगल से होकर जाता था और बारिश की वजह से यह और भी सुनसान और डरावना हो गया था। पेड़ों से टकराती तेज हवा, झींगुरों की आवाजें और कब्रिस्तान की नजदीकी सब मिलकर एक अजीब सा खौफ पैदा कर रहे थे। फिर भी आतिफ और खुशबू हिम्मत कर आगे बढ़ते रहे, लेकिन जैसे ही इनकी कार कब्रिस्तान के पास पहुंची, अचानक बंद हो गई और ठीक उसी पुराने कब्रिस्तान के दरवाजे के सामने रुक गई। आतिफ थोड़ा घबराकर बोला, अरे यार, ये कार को क्या हो गया? ये तो एकदम ठीक चल रही थी, अचानक यहीं बंद कैसे हो गई? खुशबू ने उसे तसल्ली देते हुए कहा, शायद बारिश की वजह से कोई तकनीकी गड़बड़ी आ गई हो, आप आराम से चेक कीजिए, चल जाएगी। आतिफ ने भी हामी भरी, हाँ हो सकता है, लेकिन आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। पहली बार कार इस तरह चलते चलते रुक गई है। चूंकि कार अब चल नहीं रही थी, आतिफ ने घर पर फोन कर दिया और दूसरी गाड़ी भेजने को कहा। घर वालों ने तुरंत दूसरे बेटे को गाड़ी लेकर रवाना कर दिया, लेकिन उसके वहां पहुंचने में करीब 1 घंटा लगने वाला था। बारिश अब भी लगातार हो रही थी और रुकने का नाम नहीं ले रही थी। दोनों को कार में ही इंतजार करना पड़ा। इस अंधेरी सुनसान रात और बरसती बारिश के बीच माहौल जितना डरावना था, उतना ही रोमांटिक भी। यह शादी के बाद दोनों की पहली बारिश थी जिसे वे साथ बैठकर देख रहे थे। कब्रिस्तान पास था, लेकिन दोनों साथ थे, इसलिए डर कुछ कम लग रहा था। तभी खुशबू अचानक सिर नीचे झुकाकर चुपचाप बैठ गई। बहुत देर तक वह इसी मुद्रा में रही। आतिफ ने उससे कुछ बात करने की कोशिश की, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। वह बस चुपचाप बड़बड़ाने लगी। फिर अचानक उसने कार का दरवाजा खोला और बाहर निकल गई। आतिफ उसे रोकता रहा, कार में वापस बैठने की जिद करता रहा, लेकिन खुशबू जैसे किसी और ही दुनिया में थी। उसने उसकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया और कब्रिस्तान की तरफ बढ़ने लगी। यह देखकर आतिफ भी कार से उतरा और भागते हुए उसका पीछा किया। उसने उसका हाथ पकड़कर वापस खींचने की कोशिश की। तभी खुशबू ने आतिफ की तरफ डरावनी लाल आंखों से देखा और गुस्से से बोली, अब से वो सिर्फ मेरा है, इस पर मेरा हक है। उसे हाथ लगाने की कोशिश मत करना, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा, जिसे तुम सोच भी नहीं सकते। खुशबू की यह आवाज सुनकर आतिफ हैरान रह गया। यह उसकी वही नर्म आवाज नहीं थी, बल्कि जैसे किसी मर्द की भारी डरावनी आवाज हो। अगले ही पल खुशबू ने उसका हाथ इस ताकत से झटका कि आतिफ को लगा जैसे किसी ने उसे जोर से धक्का दे दिया हो, जैसे उसमें एक साथ 10 आदमियों की ताकत आ गई हो। इस तरह जब भी आतिफ खुशबू के पास जाने की कोशिश करता, या तो खुशबू की तबीयत बिगड़ जाती या फिर कोई ना कोई मुसीबत आन पड़ती। ऐसे ही शादी को करीब 1 महीना बीत गया। एक रात आतिफ फिर से खुशबू के पास गया। जैसे ही वह पास पहुंचा, कमरे में जल रही मोमबत्ती अचानक नीचे गिर गई और पर्दों में आग लग गई। देखते ही देखते आग पूरे कमरे में फैल गई। ये देख आतिफ घबरा गया। वो जल्दी से खुशबू को कमरे से बाहर निकालने के लिए उसका हाथ पकड़ता है, लेकिन जैसे ही उसने खुशबू को छुआ, वो दंग रह गया। खुशबू का शरीर जलते हुए अंगारों जैसा गर्म था। ऐसा लग रहा था मानो वो आग की एक जलती हुई चिंगारी हो। आतिफ ने डरकर झट से उसका हाथ छोड़ दिया। जब उसने खुशबू के चेहरे की तरफ देखा तो वो बेहद गुस्से में थी। खुशबू ने भारी आवाज में कहा, अगर मेरी खुशबू को हाथ लगाने की कोशिश की या उसके करीब आने की सोची तो अगली बार ये कमरा नहीं, पूरा घर राख कर दूंगी। इतना कहने के बाद उसकी आंखें लाल हो गईं और कुछ ही पलों में पूरे कमरे की आग अपने आप शांत हो गई। खुशबू भी फिर से एकदम सामान्य हो गई। अब आतिफ को सब समझ आ चुका था। यह कोई मामूली बात नहीं थी। अगली सुबह आतिफ ने अपनी अम्मी रुखसाना को सब कुछ बताया। रुखसाना ने भी सारी बात सुनकर फौरन समझ लिया कि मामला सिर्फ मेडिकल नहीं, कुछ और है। दोनों ने पास की एक मशहूर दरगाह पर जाने का फैसला किया। वहां एक बुजुर्ग मौलवी साहब बैठते थे, जिनके बारे में कहा जाता था कि उनकी जबान से निकली बात कभी झूठी नहीं जाती। रुखसाना उन्हें बहुत मानती थी। दोनों बिना खुशबू को बताए दरगाह पर पहुंच गए और मौलवी साहब से सब कुछ बयान किया। मौलवी साहब ने गहरी सांस ली और कहा, तुम्हारी बहू खुशबू
एक जिन्न के कब्जे में है। वो जिन्न उस कब्रिस्तान में बरगद के पेड़ पर रहता है जहां से तुम शादी की रात उसे लेकर आए थे। उसे मेहंदी की खुशबू और खुशबू के गोरे हाथों पर लगी सुर्ख मेहंदी से मोहब्बत हो गई और अब वो उसे किसी के भी पास नहीं जाने देगा। अगर तुम लोग आज मेरे पास ना आते तो वो जिन्न कुछ ही दिनों में खुशबू को अपनी दुनिया यानी जिन्नातों की दुनिया में ले जाता, जहां से इंसान का लौटना नामुमकिन होता है। ये सुनकर आतिफ और रुखसाना के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने मौलवी साहब से मदद की गुहार लगाई। मौलवी बोले, मैं उतारा कर सकता हूं, लेकिन मुझे उसे उसी कब्रिस्तान में लेकर जाना होगा। आतिफ डरते हुए बोला, मौलवी साहब, क्या आप घर पर नहीं कर सकते उतारा? मौलवी बोले, नहीं बेटा, अगर मैं घर पर उतारा करूंगा तो वो जिन्न भाग जाएगा और फिर दोबारा वापस आ जाएगा, लेकिन अगर मैं उसी बरगद के पेड़ के पास उतारा करूंगा तो उसे वहीं कैद कर सकता हूं, हमेशा के लिए। अब कोई और चारा नहीं था। रात के 9 बजे आतिफ ने प्यार से खुशबू से कहा, काफी दिन हो गए, हम कहीं बाहर नहीं गए, चलो आज रात थोड़ा घूम आते हैं, कुछ खा भी लेंगे। खुशबू बोली, अभी बहुत देर हो गई है, कल चलते हैं। लेकिन आतिफ ने उसकी एक न सुनी और किसी तरह उसे मनाकर गाड़ी में बिठाया और फिर गाड़ी को कब्रिस्तान की ओर मोड़ दिया। रास्ता सुनसान और अंधेरा था। खुशबू बोली, आप तो कह रहे थे बाहर घूमने चल रहे हैं, फिर ये रास्ता क्यों? लेकिन आतिफ चुप रहा। जब वे कब्रिस्तान के पास पहुंचे, मौलवी साहब पहले से ही बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर तिलावत कर रहे थे। ये देखकर खुशबू के अंदर छुपा जिन्न जाग उठा। गुस्से से उसकी आवाज गूंजी, अच्छा ये चाल चली है तूने मौलवी, आज तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मौलवी साहब चुपचाप तिलावत करते रहे। उन्होंने दम किया हुआ पानी लेकर खुशबू पर फेंका और जैसे ही पानी पड़ा, खुशबू जमीन पर गिर पड़ी और जिन्न अपने असली रूप में प्रकट हो गया। उसकी भयानक आंखें, लंबी दाढ़ी और डरावना कद देख आतिफ कांपने लगा। जिन्न जिद पर अड़ा था, खुशबू मेरी है, मैं उसे लेकर जाऊंगा। लेकिन मौलवी साहब ने लगातार कुरान की तिलावत की और आखिरकार जिन्न हार मान गया और बरगद के पेड़ में जाकर छुप गया। मौलवी साहब ने जल्दी से एक पड़ा हुआ धागा लेकर पेड़ के चारों ओर बांध दिया और जिन्न को वहीं कैद कर दिया। इसके बाद मौलवी साहब ने खुशबू पर पानी के छींटे मारे और वो होश में आ गई। उन्हें सख्त हिदायत दी गई कि दोबारा कभी मेहंदी नहीं लगाना, क्योंकि इसी मेहंदी की महक से यह सब शुरू हुआ था। अब खुशबू पूरी तरह आजाद थी। कुछ ही समय बाद आतिफ और खुशबू के घर एक प्यारी सी बेटी का जन्म हुआ और पूरा परिवार सुकून और प्यार से जिंदगी गुजारने लगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेहंदी और मौत की ये रहस्यमयी कहानी? कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे दिल खोलकर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाएं। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।